हेलो एवरीवन। आइए अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में जो थ्योरी में हमने पार्ट पढ़ा है, हमने फ्लूइड प्रेशर पढ़ा है, हमने विस्कोसिटी के बारे में सीखा है और इनसे रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल इनके ऊपर आते हैं, आइए आज हम इसके बारे में सीखते हैं। यहाँ पर एक पहला सवाल आपके पास में गिवन है। इस पहले क्वेश्चन में क्या है इसको जानिए। इस क्वेश्चन में ये एक तरह से आपके पास में हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर सवाल है और इस हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है बच्चों, इसमें कहा गया है यहाँ पर देखिए कि एक हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट है और उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, डिजाइन टू लिफ्ट व्हीकल्स ऑफ 5000 केजी। एक हाइड्रोलिक लिफ्ट इस तरह से डिजाइन की गई है कि वो 5000 केजी के व्हीकल को उठा सके। तो उसमें एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर कैरिंग द लोड, जहां पर आपने ये व्हीकल्स को रखेंगे वहां का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसका हाइड्रोलिक लिफ्ट का वो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रेशर दैट स्मॉलर पिस्टन वुड हैव द बियर इज, यानी कि जो स्मॉलर पिस्टन होगा उसका प्रेशर कितना होगा, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। सवाल को ढंग से समझने के लिए इसका एक डायग्राम बना देते हैं। देखिए यहां पर इसके लिए यहां पर जो इसका मैग्नीट्यूड इसको याद रखिएगा, ये 5000 केजी है और ये 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जी की वैल्यू आपके पास में 10 है। तो ये सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे यहां पर जो जो हमें गिवन है। जो व्हीकल का मास यहां पर हमें गिवन है, इसमें पेन यूज कर लेते हैं, व्हाइट कलर का पेन, और बैकग्राउंड इसमें रख लेते हैं हम। चलिए ठीक है। व्हीकल का जो मास है, जिस व्हीकल को आपको लिफ्ट करना है वो आपको करना है 5000 केजी, और एरिया प्रोसेक्शन जो आपको गिवन है वो गिवन है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपको गिवन है। तो आपसे पूछा गया है, इसमें समझिए क्या होता है। मान लीजिए यहां पर एक ये लिफ्ट है, एक तरफ का क्रॉस सेक्शन कम है, एक ये है, इधर का क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो यहां पर कोई कार है जिसको आपको लिफ्ट करना है, तो यहां पर ये वाला एरिया आपको गिवन है और इसका मास गिवन है। पूछ रहा है यहां पर कितना प्रेशर लगेगा, ये प्रेशर की आपसे पूछ रहा है स्मॉलर पार्ट पे कितना प्रेशर लगेगा। इसमें क्या है, यहां पर ये वाटर भरा है। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, ये पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है बच्चों। पास्कल लॉ में क्या होता है, जितना प्रेशर यहां पर एग्जर्ट करते हैं उतना ही प्रेशर यहां पर लगने लगता है। तो यहां का प्रेशर अगर P1 है तो इधर का प्रेशर कितना होगा, P2। ये दोनों P1 P2 आपस में बराबर होते हैं और P2 आप निकाल सकते हैं कैसे, फोर्स अपॉन एरिया से। फोर्स निकल सकता है इसके वेट से, वेट कितना है इसका mg अपॉन एरिया। यहां बच्चों सबकी वैल्यू पुट कर लीजिए और वैल्यू जब पुट करेंगे आप तो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। यहां पर m आपके पास 5000 है, g को 10 लिखना है, ये आपके पास में 250 है, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना लिखेंगे। तो ये जब काटेंगे यहां से, इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 से इसको काटेंगे 500 को तो 20 आ जाएगा, तो ये 200, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 200 इंटू 10 की पावर 4 या 2 इंटू 10 की पावर 6, इतना पास्कल का बच्चों ये प्रेशर आता है। और ये सवाल भी लेटेस्ट सवाल है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। आइए इसमें हम जानते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके पास में असर्शन रीजन से है। असर्शन रीजन के बारे में आपको मालूम है, इसमें दो सेंटेंस आपको लिखा होगा, एक रीजन लिखा है और एक असर्शन है और एक रीजन है। आपको बताना है कि
इन दोनों में कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। तो यहां पर एक असर्शन ये ए गिवन है और रीजन यहां पर आर गिवन है। असर्शन में कहा गया है, देखिए क्या है कि when you squeeze one end of tube to get toothpaste out from the other end, Pascal's principle is observed। यानी कि टूथपेस्ट जब आप एक तरफ से दबाते हैं तो दूसरी तरफ से जब पेस्ट बाहर निकलता है, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ये पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है। पहला असर्शन में ये बात कही है। तो आप बताइए क्या ऐसा होता है, हम जितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं टूथपेस्ट के ऊपर, दूसरी तरफ से उतना ही प्रेशर वो ट्रांसमिट कर देता है, जिसके कारण उसके अंदर का पेस्ट बाहर निकलता है बच्चों। तो ये पास्कल लॉ के ऊपर ही बेस्ड है कि जितना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उतना ही प्रेशर इक्वली चारों तरफ या सब जगह ट्रांसमिट हो जाता है। तो पहले वाली बात बिल्कुल सही इसमें कही गई है। दूसरी बात में देखिए क्या है, एक चेंज, रीजन कह रहा है चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन enclosed incompressible fluid is transmitted under dimensions to every portion of the fluid and to the wall of the container. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below। तो बच्चों दूसरी बात में वही बात बोली जो पास्कल लॉ होता है कि जब हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो इक्वली सब तरफ ट्रांसमिट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आपके पास में आएगा, इसमें दोनों के दोनों करेक्ट है और आर वाला जो है वो ए वाले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब यहां पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे वो ऑप्शन इसका बनेगा बच्चों सी ऑप्शन। यहां असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही हैं और जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। टूथपेस्ट को जब हम पुश करते हैं वो पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है और पास्कल लॉ में कहा जाता है इस बात को, जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो इक्वली सब डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। वही बात रीजन में कही गई है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आप लिखेंगे वो कौन सा ऑप्शन होगा, वो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बच्चों सी। तो अब इसमें नेक्स्ट सवाल क्या है, आइए उसको जानते हैं। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में क्या है, आइए इसको भी सीखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, कह रहा है इसमें ए प्रेशर पंप हैज हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्यूब है उसका एरिया आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर द आउटफ्लो ऑफ वाटर, से वाटर बाहर निकल रहा है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उससे वाटर बाहर निकलेगा। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वर्टिकल वॉल just in front of the tube which stop water horizontally flowing out of the tube is given। density of water आपके पास में given है। इसने क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, देखिए यहां पर जैसे ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर अगर मान लीजिए लिक्विड फ्लो करे तो इस ट्यूब की जो वॉल होगी वो क्या करेगी, इस ट्यूब की वॉल जो होगी एक तरह से इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जिसको आप फ्रिक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, जिसके कारण इसकी जो लिक्विड जब ये फ्लो करता है इसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो फोर्स जब निकाला जाता है, फोर्स कैसे निकालते हैं बच्चों, ये न्यूटन सेकंड लॉ से भी फॉर्मूला आप समझ सकते हैं। F इक्वल टू होता है यहां पर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब वाटर फ्लो करेगा फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर जो है एक तरह से इसके फ्लो की वेलोसिटी कम होगी, जिसके कारण मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही फोर्स एक्सर्टेड के बराबर होता है। तो यहां से ये मोमेंटम कैसे निकलता है, मोमेंटम को आप लिखते हैं यहां पर मास इंटू वेलोसिटी। मास कैसे निकालते हैं बच्चों, मास को लिखा जाता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपको मान लीजिए यहां पर गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया तो गिवन है। तो टी टाइम में जो लिक्विड फ्लो करेगा वो मान लीजिए x डिस्टेंस फ्लो करता है, तो वॉल्यूम को लिखेंगे ax, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ax, डेंसिटी रो
वेलोसिटी v। इसमें जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लीजिए, a रो v कांस्टेंट है, इधर इसको लिख सकते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा टी। इतना भी बच्चों ये वेलोसिटी के बराबर हो जाता है, तो a रो इंटू वी, ये इसका फोर्स का फॉर्मूला बनेगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप इसका मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। आप इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपको गिवन है ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, और स्पीड आपके पास 20 है, और आपके पास में डेंसिटी गिवन है, सब चीजें आपको गिवन है, और इनमें से कोई एक ऑप्शन आपके पास में करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आइए उसको चेक करते हैं। तो जब वैल्यू पुट करेंगे आप यहां पर देखिए क्या बनेगा। मान लीजिए यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो F इक्वल टू एरिया आपके पास में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। डेंसिटी आपके पास में 1000 यानी कि 10 की पावर 3 लिख दिया। वेलोसिटी आपके पास कितना 20 है। तो बच्चों ये कितना बन गया देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास में इसमें गिवन जो है आपके पास में, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, ये dx बाई डी टी इंटू वी भी है यहाँ पर, तो ये आपके पास बन जाता है a रो इंटू वी स्क्वायर। तो यहां इसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये भी 10 की पावर माइनस 3, ये भी 10 की पावर प्लस का 3, तो 200 का स्क्वायर जो 20 का स्क्वायर जो होता है बच्चों वो 400 होता है। तो यहां पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो फोर्स आप लिखेंगे कितना, 400। तो ये भी बहुत बेसिक सवाल है कि जब किसी ट्यूब में वाटर फ्लो करता है, फ्लो करते समय वॉल जो उस पर प्रेशर वो फोर्स एग्जर्ट कर रही है वो कितना होता है, तो उसका मेनली कई बार तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेगा कि ये फॉर्मूला बताइए कितना होगा फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा ए रो इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ए यहाँ पर एरिया है, रो यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी है, और वी क्या है उसकी वेलोसिटी है। आइए इसमें सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, ये 3rd हो गया, 4th नंबर क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 सिलेंडर हैं, 2 सिलेंडर वेसल्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन है उनका, और एरिया कितना है दोनों का, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। कंटेन वाटर अप टू हाइट 100 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर respectively. The vessels are interconnected so that the water levels in the becomes equal. The work done by the force of gravity during the process is. वाटर की डेंसिटी गिवन है और जी की वैल्यू आपको गिवन है। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना लेंगे, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। कैसे इसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले यहां पर मान लीजिए 2 ट्यूब है, एक ट्यूब ये है, एक ट्यूब ये है। इन दोनों ट्यूब के अंदर वाटर भरा है, एक में वाटर की हाइट कितनी है 100 सेंटीमीटर, एक में 150 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसमें 100 सेंटीमीटर है और इसमें क्या है 150 सेंटीमीटर है। तो इनको जब आपस में कनेक्ट करते हैं ट्यूब को, तो इनको अगर हम आपस में कनेक्ट करें तो पहले तो यहाँ ये देखिए इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 50 सेंटीमीटर का। ये 150 में से 100 को माइनस करेंगे 50 सेंटीमीटर। जब दोनों ट्यूब को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका लेवल नीचे आएगा, इसका लेवल क्या जाएगा बच्चों, ऊपर आएगा। तो जब ये लेवल नीचे आता है, एक्स्ट्रा कितना है 50 सेंटीमीटर, तो इसमें ये 25 सेंटीमीटर नीचे आएगा, ये 25 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, ताकि दोनों का लेवल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस केस में जो वाटर है, ये कितना वाटर नीचे आता है, कितनी डिस्टेंस नीचे आता है इसमें, जब दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो एक में वाटर लेवल डिक्रीज होगा, एक में वाटर लेवल इंक्रीज होगा। और 50 का जब मीन निकालेंगे, दोनों का जो डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर दोनों की हाइट का जो डिफरेंस है
150 माइनस 100, ये आपके पास में 50 सेंटीमीटर हाइट का डिफरेंस हो गया। और जब दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा तो उसमें ये वाला कितना नीचे आएगा बच्चों, ये डिस्टेंस x अगर मान ले हम, तो x जो होता है ये h का हाफ होता है 50/2, यानी कि इसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर नीचे आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इस वर्क को निकालना है। तो वर्क आप इसमें एनर्जी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वर्क कितना होता है बच्चों, mgh होता है। तो mgh से कैसे निकलेगा, देखिए वर्क फाइंड करना है। mgh से m बराबर कितना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होता है, एरिया। कितना नीचे आया लेवल वाटर का, x, तो ये वॉल्यूम हो गया। वाटर की डेंसिटी, ये पूरा मास हो गया, g इंटू एच। तो ये आपके पास में वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर मास के प्लेस पे आपने क्या लिखा है, इसको ये ध्यान से समझिए। ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एरिया को अगर x से मल्टीप्लाई कर दे तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। कितना वॉल्यूम नीचे आएगा, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास हो गया, इंटू GH है ही वर्क के फॉर्मूले में। तो यहां पर ये सब कुछ आपको गिवन है। यहां पर एरिया क्रॉस सेक्शन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद में x आपके पास में 25 सेंटीमीटर आया है, तो इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर में है यहाँ पर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और डेंसिटी आपके पास में गिवन है 10⁻3, और जी की वैल्यू आपके पास है 10। ये आपके पास में, और यहाँ x, ये जो h लिखेंगे ये भी वाटर लेवल का जो डिफरेंस होता है ये भी किसके बराबर आएगा, यहाँ पर इसको भी आप x के बराबर ही लिखते हैं। mgh मतलब कितना वाटर लेवल नीचे आया, तो कितना नीचे आया वो x नीचे आया, तो यहाँ h को भी आप x के बराबर ही लिखते हैं। तो ये कितना बनेगा 25 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 10⁻⁻2। इसमें mgh का मतलब यही है कि ये जो वाटर लेवल था शुरू में 50 सेंटीमीटर का डिफरेंस था, जैसे ही इनको कनेक्ट किया तो एक में लेवल नीचे आया, एक में लेवल क्या गया, ऊपर गया। तो फाइनली वाटर लेवल कितना नीचे आया बच्चों, तो फाइनली वाटर लेवल जो नीचे आया वो 25 सेंटीमीटर नीचे आया, क्योंकि 25 इधर से बढ़ गया तो उधर से क्या 25 नीचे आया। टोटल 550 का डिफरेंस, तो 25 नीचे इधर से आएगा, इधर से 25 ऊपर चला जाएगा, तो तब दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा। तो यानी कि उस ट्यूब का जो वाटर लेवल में 25 नीचे आया था, इसलिए एच को भी क्या लिखा 25 सेंटीमीटर, उसको फिर मीटर में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों इन सब की आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद में देखिए क्या आंसर इसका निकल के आता है। तो यहां पर ये 10⁻⁻4 है, ये 10⁻⁻2, ये 10⁻⁻2, और ये 10⁻3 इंटू 10⁻4 हो जाता है इस पूरे से, तो ये इतना कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास में बचेगा यहाँ पर कितना, 16 मल्टीप्लाई 25 के 25 में करते हैं तो ये 625 हो जाता है, और 10 की पावर कितना -4। तो अब इनकी जब मल्टीप्लाई करते हैं लगभग ये 10,000 के आसपास आपके पास आएगा, तो 10⁻4 इंटू 10⁻⁻4, तो कट के ये फाइनल आंसर आपके पास में आएगा 1 जूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास में क्या बनेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आप लिखेंगे 1 जूल। तो ये कुछ वो न्यूमेरिकल हैं जो कि किसके ऊपर बेस्ड हैं बच्चों, जो कि बेस्ड थे आपके पास में फ्लूइड प्रेशर के ऊपर। अब कुछ विस्कोसिटी के ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, आइए उनको भी हम सीखते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि असर्शन रीजन से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा गया है समझिए, कि इसमें असर्शन ए में कहा गया है कि एक स्पेरिकल बॉडी है जिसकी रेडियस आपके पास ±0.1 मिलीमीटर है, हैविंग पर्टिकुलर डेंसिटी फॉलिंग थ्रू ए लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी,
ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है। तो कह रहा है परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी कितना है, 4% में कहा है। दूसरी बात को कह रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग थ्रू I'm sorry. The terminal velocity of the spherical body falling through the liquid is inversely proportional to the radius. In the light of the above statement, choose the correct option। आपको बताना है। इसने कहा है कि एक बॉल आपके पास में है जिसकी रेडियस आपके पास में गिवन है प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर, और कह रहा है कि वो जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में पानी में गिरती है तो टर्मिनल वेलोसिटी को जब हम फाइंड करते हैं उसमें 4% की एरर है। तो पहले तो इस बात को चेक करना है। दूसरी बात में कह रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। तो टर्मिनल वेलोसिटी का सबसे पहले तो जब आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का रेडियस के साथ रिलेशन क्या होता है बच्चों, v प्रोपोर्शनल r स्क्वायर होता है। क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आपने फाइंड किया था v इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा, तो v r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये जो रीजन लिखा है ये तो गलत रीजन लिखा है, ये गलत है। अब a की बात करते हैं, तो अगर वेलोसिटी का रेडियस के साथ में रिलेशन ये होता है v प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, तो यहां से अगर एरर आपको निकालने को बोला जाए तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। तो एक्सपोनेंशियल में एरर कैसे निकालते हैं, पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। तो यहां पर डेल्टा r आपके पास में कितना है, 0.1 है, r आपके पास कितना है 5 है, इंटू ये कितना हो गया 100। तो इसको जब सोल्व करेंगे आप 100 की 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10/5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 4%। तो बच्चों ये वाली जो बात लिखी है कि टर्मिनल वेलोसिटी में एरर 4% होगी, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसका असर्शन जो है ट्रू है, लेकिन आर इसका जो है वो रॉन्ग है। तो आप यहां पर लिखेंगे इस बात को, क्योंकि ये तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। बोथ, इसमें बोला बोथ ए एंड बी आर ट्रू, गलत बात है ये। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज द, ये तो ए और बी तो आपके पास, ये आर वाला तो गलत है ही। ए इज फॉल्स, ये बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन आपका बनेगा। ये सवाल था रिलेटेड किससे, ये टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था। अब ये सवाल भी आपके जेईई मेंस में 2023 में ही पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसी तरह के टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर बार बार न्यूमेरिकल आते रहते हैं। और दूसरा सवाल क्या है, आइए उसको भी हम जानते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहा गया है यहां पर कि 8 इक्वल ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलिंग थ्रू द एयर विद स्टेडी स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ द ड्रॉप्स कोलैप्स द न्यू वेलोसिटी पूछिए कितनी होगी। तो ये वाला कंसेप्ट जो है यहाँ पर भी कौन सा लगना है, यहाँ भी टर्मिनल वेलोसिटी वाला ही कंसेप्ट लगना है कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से या रेन जो फॉल करती है, रेनफॉल की जो वेलोसिटी होती है वो भी टर्मिनल वेलोसिटी, उसका भी फॉर्मूला वही 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। तो यहां पर वेलोसिटी जो होती है r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब ड्रॉप्स आपस में कोलैप्स करती है, कोलैप्स करने से क्या होता है बच्चों, उसकी रेडियस चेंज हो जाती है, बाकी सब चीजें तो सेम रहेगी। तो यहाँ v का r के साथ ये रिलेशन है, तो जब रेडियस r1 है उस समय वेलोसिटी v1 है, जब रेडियस r2 है उस समय वेलोसिटी v2 है। तो v1/v2 अपॉन r1/r2 ये का होल स्क्वायर, ये बच्चे फॉर्मूला बन जाता है v का r के साथ में दो इक्वेशन बना के कंपेयर करके। तो यहां पर देखिए हमें v1 यहां पर गिवन है, v2 निकालना। ये v1 आपके पास में है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड में, और आपके पास
एक छोटी टोटल ड्रॉप कितनी है, 8 ड्रॉप है। तो छोटी ड्रॉप की रेडियस है कितनी, R1। तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस कितनी होगी, तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस जब भी आप निकालते हैं, जो कंसेप्ट इसमें होता है, कई बार पहले भी बताया है, आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। बड़ी ड्रॉप की रेडियस निकालते हैं तो छोटी ड्रॉप की रेडियस इंटू कितनी ड्रॉप है उसकी पावर 1/3। तो ये फॉर्मूला होता है R2 को निकालने का। यहां पर R1 की वैल्यू जो है आप R1 ही लिखिए अभी, क्योंकि R2 को R1 की फॉर्म में निकाल लेंगे। n आपके पास में गिवन है 8 की पावर कितना, 1/3। 8 की पावर 1/3 करते हैं तो बच्चों वो 2 के बराबर आता है। तो ये इसका मतलब ये हो गया R2 जो होगा वो 2R1 के बराबर होगा। तो यहां पर R1 तो R1 ही लिखे, R2 को आप 2R1 लिखें, उसका होल स्क्वायर करें तो R1 का स्क्वायर अपॉन 4R1 का स्क्वायर, तो यानी कि V1 अपॉन V2 जब आप करेंगे बच्चों तो ये आपके पास किसके बराबर होगा, ये आपके पास 1/4 के बराबर होगा। तो यहां से V2 का मैग्नीट्यूड अगर निकालने को बोला जाए तो V2 आपके पास बनता है 4V1 के बराबर होगा, और V1 आपके पास में 10 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड में, आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकंड में है, और यहाँ पर ये किस में है, डिवीजन में है, करते तब भी कट जाता वो। तो V2 जो आएगा वो इनिशियल का 4 टाइम्स आएगा, तो इनिशियल यहाँ पर 10 है, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो आपके पास कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। इस सवाल को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रेन ड्रॉप आती है, रेन ड्रॉप जब ऊपर से नीचे आती है तो नीचे आते समय उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है जो कि टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर होती है। और मल्टीपल ड्रॉप्स अगर मिल जाए, मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप बना ले, तो उस केस में क्या होगा, बड़ी ड्रॉप की रेडियस बढ़ जाएगी, रेडियस चेंज हो जाएगी, तो उसकी नीचे आने की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो बदल जाती है। क्यों, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस की डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से आपने दो इक्वेशन बना करके उनको डिवाइड करेंगे, जिससे V1 V2 और R1 R2 के बीच का रिलेशन आएगा। और यहाँ पर R2 की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये कहाँ से फॉर्मूला आता है बच्चों, ये वॉल्यूम वाले कंसेप्ट से आता है कि 8 स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल टू एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम, या n स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल टू बिग ड्रॉप का वॉल्यूम। तो वहां से कैलकुलेट करते हैं R2 इक्वल टू R1 इंटू n की पावर 1/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर 8 आया है 2023 वाले क्वेश्चन में, हो सकता है इस बार 2024 में यहाँ पर 8 की जगह 27 बोल दे, 64 बोल दे, 125 बोल दे, क्योंकि उनका क्यूब रूट लेना बहुत आसान होता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ 64 होता, 60 या 27 होता, 27 की पावर 1/3 करते तो वो कितना हो जाता, 3 होता। 64 की पावर 1/3 करते तो 4 हो जाता। 125 की पावर 1/3 करेंगे तो 5 हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। आइए अब इसमें जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।